स्वागत है आप सभी का हमारे जियोग्राफी चैनल में। आज हम सभी भूकंप के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये भूकंप कैसे आता है और किन कारणों से आता है। तो देर न करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप सामान्य तौर से आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब धरातल पर अचानक कंपन होने लगता है या धरातल पर किसी प्रकार का हलचल उसमें पैदा होने लगता है तो यह प्रक्रिया भूकंप कहलाती है। भूकंप आने के क्या कारण होते हैं, अब हम आगे देखेंगे। भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के दो कारण होते हैं मुख्य रूप से। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। अब हम सबसे पहले प्राकृतिक कारण के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक कारण वह कारण जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसमें पहला है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा है भू संतुलन से संबंधित समायोजन, तीसरा है प्लेटों की गतिशीलता, चौथा है वलन तथा भ्रंशन, भूपटल का संकुचित होना और धरातल के अंदर अर्थात आभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, जलीय भार और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ये सारी प्रक्रियाएं प्राकृतिक कारण हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे कि ये कैसे होता है। ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया, जब ज्वालामुखी फटता है तो हमारे धरातल के नीचे जो प्लेटें होती हैं उनमें टूटन पैदा होता है, वो कहीं कहीं कमज़ोर हो जाती हैं जिससे कि उसमें भ्रंशन पैदा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के कारण भी ज्वालामुखी भूकंप आता है। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो वहाँ के जो हिस्से होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं जिसके कारण भूकंप आता है। भू संतुलन से संबंधित समायोजन, अर्थात हमारी पृथ्वी पर जब किसी प्रकार का असंतुलन हो जाता है तो यह भी कारण होता है भूकंप आने का। तीसरा कारण है यहाँ पर प्लेटों की गतिशीलता। प्लेटों की गतिशीलता, जब प्लेटें एक दूसरे से खिसकने लगती हैं अर्थात उसमें गति पैदा हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा नीचे का जो धरातल का भाग है वो लिक्विड आकार में है, तरल में है, इसलिए प्लेटों का खिसकना ये एक आम कारण है जिससे कि प्लेटों की गतिशीलता होने के कारण भूकंप आता है। चौथा है वलन तथा भ्रंशन। वलन अर्थात जो हमारी प्लेटें होती हैं या फिर जो धरातल के नीचे जो चट्टानें होती हैं अर्थात उनमें वलन पैदा होता है। वलन अर्थात मोड़ जब पैदा होता है तो वो एक दूसरे से या तो खिसकने लगेंगी या फिर टूटने लगेंगी, उनमें संपीड़न होने लगता है जिसके कारण भूकंप आता है। आभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, जब धरातल के नीचे गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो भी भूकंप आता है। जलीय भार, जल का जो स्तर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके कारण भी भूकंप आएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस घूर्णन मार्ग में किसी प्रकार किसी चट्टान का या किसी चीज़ का उसमें रोकना या उसे हस्तक्षेप करना जिसके कारण भी भूकंप आता है। अब हम आगे देखेंगे मानवीय कारण। मानवीय कारण में मनुष्य प्रकृति में हस्तक्षेप करता है अर्थात मनुष्य के कारण जो भूकंप आते हैं वो मानवीय भूकंप कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे अणु बमों का परीक्षण एवं विस्फोट। अणु बमों का जब भी परीक्षण होता है या विस्फोट होता है तो उस समय जो हमारी जो पृथ्वी है, धरातल है, वो कुछ समय के लिए उसमें कंपन पैदा हो जाता है, वो हिलने लगता है। तो यह कुछ क्षेत्रों को ही कवर करता है, न कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को, जो कि आप देखे होंगे 18 मई 1974 में पोखरण में जो राजस्थान में अणु बमों का परीक्षण हुआ था, जो कि इसका उदाहरण है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भूकंप हमारी धरातल के नीचे से कहाँ से शुरू होता है और कैसे हमें ऊपर महसूस होता है। तो जहाँ से भूकंप सबसे पहले उसका कंपन प्रारंभ होता है वह है भूकंप मूल, जिसे भूकंप मूल या फोकस भी कहते हैं। और यह यहाँ से भूकंप मूल से एकदम
समकोण में जहाँ पर धरातल पर यह कंपन हमें महसूस होता है, अनुभव जब हम करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। इसे अभिकेंद्र भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर सबसे पहले कंपन प्रारंभ होता है वह भूकंप मूल कहलाता है, और जहाँ पर सबसे पहले जो कंपन होता है उसका अनुभव धरातल के ऊपर किया जाता है उसे हम भूकंप केंद्र या अभिकेंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो चित्र है वो भूकंप के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा जो मुक्त होती है, जिसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की जो लहरें उत्पन्न होती हैं, इन लहरों को हम भूकंपीय लहरें कहते हैं। बहुत सारी लहरें इसमें उत्पन्न होती हैं। इन्हीं लहरों को हम आगे इसमें डिस्कशन करेंगे। भूकंपीय लहरों का जब हम सिस्मोग्राफ यंत्र पर इसका अंकन किया जाता है, इन्हीं लहरों का जब हम अंकन करेंगे तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जब माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि की दिशा के लंबवत होती है। देख रहे हैं, लंबवत होती है, वहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इसमें होता क्या है कि जो अणुओं की गति होती है वो लहर के समकोण पर होती है, अर्थात ऊपर की ओर, इधर देखिए एकदम सीधा 90 अंश का कोण बनाती हुई, नीचे भी 90 अंश का, ऊपर भी 90 अंश का, इस तरह से जब बनेगा तो ये इस तरह कुछ लहरदार लहरनुमा बन जाता है। इसे ही हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में हम देखेंगे कि ये जो लहरें होती हैं, जिस माध्यम से ध्वनि का संचरण होता है, यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में कंपन करती हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ये तरंग जो होती हैं एकदम समानांतर, कणों के कंपन तरंगों की दिशा के समानांतर चलती हैं, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब हम देखेंगे भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है पी तरंग या प्राथमिक तरंग, इसे संपीड़नात्मक भी कहा जाता है। दूसरा है एस तरंग या द्वितीय तरंग, इसे आड़ी तरंग भी कहते हैं। तीसरा है एल तरंग या सतही तरंग, इसे धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। और इसके और नाम हैं, जैसे कि एच.डी. लव ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, तो इसलिए इसे लव तरंग भी कहा जाता है और इसे आर तरंग भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पी तरंग। पी तरंग की गति सबसे अधिक होती है। यह सबसे पहले धरातल पर महसूस की जाती है। सबसे पहले इसकी गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरा है सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले ये पहुंचती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जहाँ पर इसका अनुभव किया जाता है वहाँ पर सबसे पहले यही तरंग पहुंचती है। ध्वनि के तरंगों के समान इसकी जो गति होती है वह ध्वनि के तरंगों के समान होती है, और जो इसका स्वरूप बनता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों से होकर के गुजरती है। इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है। जहाँ पर ज़्यादा घनत्व होगा वहाँ पर यह बढ़ जाती है, और जहाँ पर कम घनत्व होता है वहाँ पर इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसकी जो गति होती है वो कम हो जाती है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी जो गति है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। जहाँ पर घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ अधिक, जहाँ पर घनत्व कम होता है वहाँ पर कम। अब हम इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं एस तरंग। एस तरंग, यह तरंग ये जो जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती हैं, और अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। इस कारण इसको हम आड़ी तरंग भी कहते हैं। आड़ी तरंग इसलिए कहते हैं कि जो मान लीजिए अणु है
उनकी जो गति होती है उसका समकोण पे होती है, या तो नीचे की तरफ एकदम सीधा 90 अंश का कोण बनाते हुए, ऊपर भी ऐसा ही होगा, जाएगी तो ऊपर भी समकोण की दिशा में ही जाएगी। और इस प्रकार से इसका जो स्वरूप बनता है, इसलिए हम इसको आड़ी तरंग भी कहते हैं। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। इसकी गति पी तरंग की अपेक्षा कम होती है, इसलिए इसकी जो गति है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एस तरंग की तीव्रता पी से कम होती है और यह जब धरातल पर पहुंचती है तो पी से पीछे पहुंचती है और यह केवल ठोस पदार्थों से ही होकर गुजरती है, तरल में नहीं। इसी कारण जब हम देखते हैं कि जो सागर हमारे होते हैं, जो सागरीय भागों में पहुंचने पर ये लुप्त हो जाती हैं, यही कारण है कि सागरों में इसकी उपस्थिति नहीं पाई जाती है, तरल पदार्थों में ये जाती ही नहीं है। और यही ऐसा एक तरंग है जिसके कारण जो धरातल पर जब भूकंप आता है तो जो घर होते हैं वो ऊपर उठते हैं और नीचे धंस जाते हैं। यह एस तरंगों के कारण ही होता है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं एल तरंग। एल तरंग जिसे लव तरंग भी आप कह सकते हैं, और धरातली तरंग जिस नाम से आप जानना चाहें। आगे सबसे कम गति इसकी होती है, सबसे कम, सबसे स्लोली, धीरे धीरे चलता है ये। इसकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, कहीं कहीं पर 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक दिखाता है। इसमें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों की समाहुपता होती है, ये दोनों मतलब इसमें पाए जाते हैं। और यह धरातल पर सबसे धीरे धीरे चलने के कारण लंबी अवधि में पहुंचता है, इसलिए इसे लंबी अवधि की लहरें भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी लहरें यही होती हैं। यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन विनाशकारी होती हैं, तो एल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। और एस जो तरंगे होती हैं वो धरातल पर जब जो मकान होते हैं वो जब ऊपर नीचे उठते हैं और धंसते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है वो एस तरंगों के कारण होती है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, इससे समझ में आ रहा है। जैसे जो पी तरंग है ये सबसे पहले धरातल पर पहुँच रही है, और जो एस तरंग है इसकी गति धीमी है, पी तरंगों की अपेक्षा धीमी है। और जो धरातलीय तरंग जो आपके एल तरंग है इसकी गति धीमी तो है, लेकिन ये सबसे पहले धरातल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इसका जो आप एरो देख रहे होंगे कि बहुत लंबा लंबा सा है, तो ये धरातल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सबसे धीमी गति में यही धरातल पर जाती है। अब हम आगे देखेंगे। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर भूकंप के कुछ और लहरों अथवा पी और एस लहरों की श्रेणियों का पता लगाया गया है, जो सामान्य गुण में तो पी और एस लहरों के समान है, परंतु इनकी जो गति है वो पी और एस लहरों की अपेक्षा कम होती है। पहला है पी जी तथा एस जी लहरें। स्मॉल जी रहता है इसमें, आप ये ध्यान रखिएगा। बहुत जगह आप लोग मतलब कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि पी जी मतलब जैसे पी आपका कैपिटल है तो जी भी मतलब कैपिटल होगा, तो इस तरह का नहीं होता है। पी कैपिटल और जी स्मॉल। इन लहरों की गति पी एस लहरों की अपेक्षा कम होती है। ये लहरें मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत से होकर के भ्रमण करती हैं। ये जो हमारी लहर है वो पृथ्वी के ऊपरी परत से होकर के भ्रमण करती है, न कि भीतरी परत से होकर के। दूसरा है इसमें पी स्टार और एस स्टार लहरें। इनकी गति पी तथा पीजी और एस तथा एसजी के बीच की होती है। ना समझ में आ गया। अब हम आगे इसका एक ठोस समीक्षा देखेंगे, जिसमें आप नोट्स भी लिख सकते हैं इसको। जैसे कि पी और एस तथा पीजी और एसजी तथा पी स्टार और एस स्टार की जो विभिन्न गतियों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जो विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है, वह इन्हीं तरंगों के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में
डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले टॉपिक में इसके बारे में और इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।